नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बीए में पढ़ने वाले 3 लड़कों ने देशभक्ति और राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बेचने वालों को संदेश भेजा है कि देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, देश देश होता है। और यह बात मैं अक्षरशः संदर्भों में बोल रहा हूं, क्योंकि बांग्लादेश को तो बनाया ही था शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान ने। लेकिन जब वो लोकप्रियता के चरम पर तानाशाह बन बैठी, छात्रों, नौजवानों, किसानों को रौंदने लगी, उन्हें गद्दार बताने लगी, तो उन्हीं छात्रों ने हुक्म दिया कि जमहूरियत किसी हसीना पर फिदा होने की शय नहीं। ये अवाम के कलेजों में झूमने वाला वो सावन है जिसके झूलों को तानाशाही की तेजाबी हवाएं उसकी फितरतों से रुस्वा नहीं कर सकती। किसी के मन में यह गफलत ना रहे कि वो पूरे देश को देशद्रोही साबित करके अपने आप को खुदा साबित कर देगा। और यह संदेश केवल बांग्लादेश का सच नहीं है, पूरी दुनिया का सच है। वरना किसने सोचा था कि ढाका यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाले 20, 22, 24 बरस के 3 लड़के लोकतंत्र के रास्ते तानाशाह बन बैठी हसीना की लंठई निकाल देंगे। आज का सच यह है कि यूनिवर्सिटी हॉस्टल के लड़के नई सरकार की दिशा तय कर रहे हैं और छात्रों को गद्दार और देशद्रोही कहने वाली शेख हसीना सिर छिपाने के लिए दुनिया भर में भागती फिर रही है। इस वीडियो में हम उन 3 लड़कों के बारे में जानेंगे। उनके बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है कि आप समझ सकें कि छात्र क्या कर सकते हैं जिस दिन वो करने पर आ जाए, और छात्रों, नौजवानों को जेलों में डालकर इतराने वालों का अंजाम जमहूरियत में क्या हो सकता है। क्योंकि 15 साल से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी शेख हसीना को 15 दिन के भीतर अपना देश तक छोड़ने के लिए मजबूर करने के पीछे ढाका यूनिवर्सिटी के यही 3 लड़के हैं। इसमें सबसे पहला नाम है नाहिद इस्लाम का। वो इस समय छात्र आंदोलन और जनाकांक्षाओं के सबसे बड़े चेहरे हैं। इतना बड़ा चेहरा कि उन्होंने सत्ता पर कब्जा करने की फिराक में बैठे आर्मी के जनरल को चुनौती दे डाली है, खबरदार जो प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ आंख उठाकर देखा। हमारी कुछ शिकायतें हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम मुल्क पर किसी जनरल को कब्जा करने देंगे। इस पर आगे और बात करेंगे, लेकिन पहले जरा उनके बारे में जानते हैं। नाहिद इस्लाम ढाका यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र विभाग के छात्र हैं। शेख हसीना के देश छोड़ने से एक दिन पहले ही उन्होंने अंतिम चेतावनी जारी की थी। उन्होंने कहा था, आज हमने लाठी उठाई है, अगर लाठी काम नहीं आई तो हम हथियार उठाने के लिए भी तैयार हैं। पीएम हसीना देश को गृह युद्ध में धकेलना चाहती हैं। अब शेख हसीना को तय करना है कि वो कुर्सी से हटेंगी या कुर्सी पर बने रहने के लिए रक्तपात का सहारा लेंगी। इस बयान के 2 घंटे के भीतर शेख हसीना के देश छोड़ने की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। उन्होंने नाहिद इस्लाम को कुचलने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उन्हें 20 जुलाई की सुबह पुलिस ने हॉस्टल से उठा लिया था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें रात के 2 बजे वर्दी में आए 20 से 25 लोग नाहिद को गाड़ी में बैठा रहे। 24 घंटे बाद वो एक पुल के नीचे बेहोशी की हालत में पाए गए। उन्होंने दावा किया कि उन्हें लोहे की रॉड से तब तक पीटा गया जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गए। शेख हसीना की पुलिस की पिटाई से घायल नाहिद इस्लाम के लथपथ लाल चेहरे ने प्रदर्शनकारियों को भड़का दिया। लेकिन शेख हसीना के जुल्म का यह अंत नहीं था। 26 जुलाई को ढाका पुलिस की जासूसी शाखा ने उन्हें फिर से उठा लिया। लेकिन 26 जुलाई को अकेले नाहिद इस्लाम को ही नहीं उठाया गया, उनके साथ 2 और लड़कों को उठाया गया। दोनों यूनिवर्सिटी के छात्र आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार। आसिफ महमूद ढाका यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज स्टडीज से बीए कर रहे हैं। नाहिद हसन की तरह ही पुलिस इसके पहले भी आसिफ को उठा चुकी थी और उनके साथ बर्बरता की थी। जब 26 जुलाई को उन्हें उठाया गया तब वो अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे। इसने छात्रों का गुस्सा और भड़का दिया। तीसरा चेहरा अबू बकर मजूमदार। वो ढाका यूनिवर्सिटी में भूगोल से बीए कर रहे हैं। जी हां, बीए, साथ में नागरिक अधिकारों के आंदोलन से जुड़े हुए। 5 जून को हाईकोर्ट के आरक्षण पर फैसले के बाद बकर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट की शुरुआत की थी। 19 जुलाई को पुलिस उन्हें उठा लेती है। इसके बाद कई दिनों तक उनका कुछ भी अता पता नहीं चलता। 2 दिन बाद नाहिद इस्लाम की ही तरह पुलिस उन्हें सड़क पर फेंक कर चली गई। गंभीर हालत में उन्हें धान मंडी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया।
लेकिन 26 जुलाई को ढाका पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच ने नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद की तरह ही अबू बकर मजूमदार को भी उठा लिया। शेख हसीना सत्ता के नशे में पागल हो चुकी थी। 27 जुलाई को दो और छात्र नेताओं को उठाया गया, सरजिस आलम और हसनत अब्दुल्ला। परिवार और वकील तक को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई। शेख हसीना ने पुलिस फोर्स के जरिए नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार को एक वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया कि वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन अपनी मर्जी से वापस ले रहे। इसके बाद आंदोलन थमने लगा। नेतृत्व विहीन छात्रों को लगने लगा कि अब इसे किसी भी तार्किक अंजाम तक नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन यही शेख हसीना एक ऐसी भूल कर बैठी जिसने उनके सारे समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। पुलिस और एजेंसियों के भरोसे लोकतंत्र को तहस नहस कर चुकी शेख हसीना ने 1 अगस्त को तीनों छात्रों को छोड़ दिया। बाहर आने के 24 घंटे के बाद नाहिद हसन ने फेसबुक पर एक वीडियो जारी किया और छात्रों से अपील की कि वो अपने घरों में न बैठें। आंदोलन खत्म नहीं हुआ, आप जहां कहीं भी हैं वहीं से बाहर निकलकर प्रदर्शनों में हिस्सा लीजिए। नाहिद ने कहा कि पुलिस ने उनसे मारपीट करके जबरन एक झूठा वीडियो बनवाया था। वहीं आसिफ को एक इंजेक्शन दिया गया जिससे वो कई दिनों तक बेहोश रहा। इस अपील ने हताश निराश होकर घरों, हॉस्टलों में जा बैठे छात्रों में नई जान फूंक दी। देखते ही देखते बांग्लादेश की सड़कें लाल हो उठी। 93 लोगों को, और इनमें से ज्यादातर छात्र थे, मौत के घाट उतार दिया गया। अंत में नाहिद इस्लाम ने 4 अगस्त को कहा कि शेख हसीना फौरन कुर्सी छोड़ दे और नहीं तो हम उन्हें चौराहे पर ले आएंगे। इसके बाद पुलिस, सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने भी हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं। आप ये तो कह सकते हैं कि हिंसा ठीक नहीं है, मंजूर, लेकिन क्रांति कभी गलत नहीं हो सकती। बांग्लादेश के संस्थापक और राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ा जाना गलत है, अफसोसनाक है। प्रधानमंत्री के निवास में उत्पात भी गलत है, लूटपाट भी गलत है, लेकिन बावजूद इसके क्रांति गलत नहीं हो सकती। याद कीजिए चौरी चौरा कांड। ट्रेन में लूटपाट का विरोध खुद गांधी ने किया था, लेकिन इससे ऐसा करने वालों को अपराधी तो खुद गांधी ने भी नहीं कहा। असेंबली में भगत सिंह का बम फेंकना गलत था, लेकिन इससे भगत सिंह अपराधी नहीं हो जाते, वो हमेशा नायक रहेंगे। क्रांतियां होती ही इस वजह से हैं कि बेलगाम सत्ता की भ्रांतियां तोड़ी जा सकें। इतिहास हमेशा ऐसा करने वालों को नायक ही कहेगा। हम फिर से बताना चाहते हैं कि यह काम बीए एमए में पढ़ने वाले लड़कों ने किया है, जिन्हें शेख हसीना ने गद्दार और देशद्रोही कहा था, विदेशी एजेंट कहा था। लेकिन छात्रों के हाथ में जब ताकत आती है तो वो लोकतंत्र के रास्ते तानाशाह बन बैठे, दिन रात कपड़े बदलने वाले किसी आत्ममुग्ध बौने की तरह अपने आप को ईश्वर नहीं समझने लगते। गौर कीजिएगा, छात्र समझते हैं कि लोकतंत्र कितना जरूरी है। देखिए कि शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद आसिफ महमूद और नाहिद इस्लाम दोनों ने कहा कि हम देश में मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन को स्वीकार नहीं करेंगे। लोकतंत्र से कम पर हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। और इन लड़कों ने जिम्मेदारी किसको दी? नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को नई सरकार के गठन का नेतृत्व करने को कहा। उन्हीं के निर्देशन में अंतरिम सरकार की रूपरेखा तैयार होगी। यूनुस ने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। बांग्लादेश में गरीबी विरोधी अभियान के लिए उन्हें 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शेख हसीना खुद को नॉन बायोलॉजिकल समझने की भूल कर बैठी थी। बांग्लादेश के लड़कों ने कहा, नहीं, हम खुदा बनने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। लोकतंत्र, नागरिक और संविधान के नाम पर बुने गए तानाशाही के जाल की इस कहानी का सिरा आपकी कुछ समझ में आ रहा है? जरा ध्यान से सोचिएगा, समझ में आएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।